जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह भारतीय मध्यकालीन इतिहास से संबंधित दिल्ली सल्तनत में जो कला एवं स्थापत्य से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं मध्यकालीन भारत में पीसीएस एग्जामों में, वो मैं आज कवर करूंगा। और इसमें एक और चैप्टर होगा, इसमें 2 चैप्टर मैं कवर किया हूं और दूसरा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत का साहित्य। जो दिल्ली सल्तनत में जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं वो साहित्य और एक कला एवं स्थापत्य। उसके बाद एक वीडियो और आएगा दिल्ली सल्तनत पर। उसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। और इसके पहले जो भी आप वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तकरीबन 5 वीडियो अपलोड है। यदि उसे नहीं देखे हैं मध्यकालीन भारत का, जाकर उसे देख ले। यदि अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? स्थापत्य कला एवं स्थापत्य से। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? 4 ऑप्शन है। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और यह अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के निकट बनाया हुआ है। और इसका जो निर्माण हुआ है लाल पत्थर एवं संगमरमर के द्वारा, दोनों मिक्स करके हुआ है। लाल पत्थर एवं संगमरमर के मिक्स करके 1311 ईस्वी में तैयार किया गया था। कब? तो 1311 ईस्वी में तैयार किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 में है कि घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। कौन से शासक ने घोड़े के नाल के प्रयोग का मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाए थे? इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाजा में या कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अलाई दरवाजा में, जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाजा बनवाए हैं उसी में घोड़े के मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। घोड़े के मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग अलाई दरवाजा में कर पाया गया है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो कुतुब मीनार के निर्माण में कौन योगदान नहीं दिया है? 4 ऑप्शन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए, कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ या नींव डालने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसको पूरा करने वाले इल्तुतमिश थे। जब चौथी मंजिल ध्वस्त हो गया था, यानी वो डाइवर्स उसमें टूट फूट पाए गए चौथी मंजिल में, तब फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल बनाई। उसके बाद एक और मंजिल बनवा दिया, 2 मंजिल बनवाया फिर फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये भी संबंधित है। कौन नहीं है? तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार के बनाने में कोई भी योगदान नहीं रहा है अलाउद्दीन खिलजी का। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिरोज शाह तुगलक ने, कौन? फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण करवाया था 5वीं मंजिल का। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, किनका मकबरा था जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था?
हुमायूं का मकबरा था, बलबन का मकबरा था, ऐबक का मकबरा था, या अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा था? तो ऑप्शन नंबर बी बलबन का मकबरा था, जो सर्वप्रथम इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। बलबन का मकबरा सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, खिलजी का मकबरा था, सॉरी बलबन का मकबरा था, जो इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृष्टित हुई थी? इसका आंसर मैं नहीं लगाया हूं, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बलबन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 में है कि प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत हुई है? तो कौन से मेहराब जो है, वास्तविक मेहराब किससे किसके मकबरे में सबसे पहले दिखती है? तो वो चार ऑप्शन इल्तुतमिश का मकबरा है, कि बलबन का मकबरा है, अलाई दरवाजा है, या कुबतुल इस्लाम? तो ऑप्शन नंबर बी बलबन के मकबरे में, बलबन के मकबरा में किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। बलबन का मकबरा कहाँ है? किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में मकबरे का कक्ष वर्गाकार है, और सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई किस मकबरे में पड़ता है? तो बलबन के मकबरे में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सिकरी। तो कहा जा रहा है कि कौन सा कब बना है? तो सबसे पहले देख लें तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद यानी कि तुगलकाबाद का मतलब क्या हुआ? किला। गयासुद्दीन तुगलक ने है। गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल कब था? 1320 से लेके 1325 तक। ठीक है, उसके बाद लोधी गार्डन, यदि लोधी गार्डन देखें तो लोधी वंश का शासनकाल कब से कब था? 1400, लोधी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल था। ठीक है, लोधी वंश का शासनकाल हो गया। अब कुतुब मीनार, कुतुब मीनार बनाने में दो कहा था, एक 1206 से लेकर के 1210 के बीच में जो कुतुबुद्दीन ऐबक का, और फिर 1210 से लेकर के 1236 तक इल्तमिश का। तो ये इसके बीच में बना है कुतुब मीनार। और फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी जो था अकबर के टाइम में बना है, और वो काल था 1556 से लेकर के 1605, अकबर का कार्यकाल। तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमको सजाने के लिए कह रहा है, सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले मेरा आएगा तुगलकाबाद, सॉरी सबसे पहले आएगा लोधी कुतुब मीनार, 3 वाला। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में 3 है। उसके बाद आएगा तुगलकाबाद, उसके बाद आएगा लोधी गार्डन, उसके बाद आएगा फतेहपुर सिकरी। तो लास्ट 4 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर। कीर्ति स्तंभ प्रशस्तित के रचयिता थे? कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन थे? सोमदेव, जैता, नाथा या अभी? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। कीर्ति स्तंभ के रचयिता अभी थे, अभी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कीर्ति स्तंभ के कौन थे? अभी। तो कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अभी और महेश थे, दो थे, एक अभी थे और एक महेश थे। तो इसमें ऑप्शन डी मेरा सही आंसर होगा, अभी है। जबकि कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया था? जैता ने किया था। और मालवा के विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने? राणा कुंभा ने करवाया था। और इसका जो स्तंभ प्रशस्तित है वो अभी और महेश ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में? किसके शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था? राणा कुंभा के, राणा हमीर के, राणा रतन सिंह या राणा संग्राम सिंह? तो ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा के समय में निर्मित हुआ था कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ किसके समय में? राणा कुंभा के। चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
ए मेरा सही आंसर होगा। और राणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि वह एक विद्वान था ही। राणा कुंभा एक विद्वान था और साथ ही साथ महान संगीतकार एवं कुशल बीना वादक भी था राणा कुंभा। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथ की रचना भी की थी राणा कुंभा ने। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। अजमेर कुब्बत अल इस्लाम, अजमेर में कुब्बत अल इस्लाम है, गलत है। यही यही सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर ए मेरा सुमेलित नहीं है। तो आंसर मेरा होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मेरा सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार आंसर ए होगा। लेकिन और देख लेते हैं, बी में जौनपुर का अटाला मस्जिद सही है, सुमेलित है। जौनपुर का अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद कहाँ है? तो जौनपुर में है। जहाज महल कहाँ है? मालवा में है। और जामा मस्जिद कहाँ है? गुलबर्गा में है। तो ये सब सही है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में ना होकर दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली में है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर, ये मैचिंग है, थोड़ा छोटा करना ही होगा। वस्तु शैली है और संवर्धित राजवंश है। कौन कौन राजवंश किससे संबंधित है ये दिया हुआ ऑप्शन, तो इस थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। मेहराब की निचली सतह पर कलम कली की झालर, मेहराब की निचली सतह पर कलम कली की झालर कौन से शासक के ने करवाए थे? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। अष्टभुजीय मकबरा का उदय किसके समय में हुआ था? अष्टभुजीय मकबरा का उदय तुगलक वंश के समय में हुआ था। अष्टभुजीय मकबरा का उदय, ये मैचिंग हो जाएगा। देख लीजिए 3 और 4 किसमें है? 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो गया। उसके बाद स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग, स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग विजयनगर में, स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग विजयनगर में 2 हो गया। उसके बाद झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो ये सरकी में हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मेहराब की निचली सतह पर कलम कली की झालर खिलजी वंश के समय में, अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक वंश के समय में, स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग विजयनगर, और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी के समय में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही दिल्ली के स्थापत्य एवं कला एवं स्थापत्य से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। और यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ भी सीखने के लिए मिलो हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें है दिल्ली सल्तनत का साहित्य। अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत का साहित्य। इससे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसे हम लोग देखेंगे और फिर चेक करें कि हम लोग को कितना आता है, वो भी आप लोग चेक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस दिल्ली सल्तनत के साहित्य से पहला प्रश्न क्या है? इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताब उल हिंद की रचना किसने किया है? हसन निजामी ने, मिनहाज उस सिराज ने, अल बरूनी ने, या शम्स सिराज अफीफ ने? तो किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया है। किसने? अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अल बरूनी है जो किताब उल हिंद की रचना है। चलिए देख ले, किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। और अल बरूनी अरब से आने वाले यात्रियों में अल बरूनी प्रमुख थे, अरबी यात्री थे अल बरूनी। इनका वास्तविक नाम अल बरूनी की अबू रेहान था। वास्तविक नाम अल बरूनी का क्या था? अबुल रेहान था। और इनकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक हिंद था, या किताब उल हिंद, तहकीक हिंद भी बोलेंगे या किताब हिंद भी कहेंगे। तो कौन किनकी रचना है? अल बरूनी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 में कहा जा रहा है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म 4 ऑप्शन है, आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में, 53 या 52, एनसीईआरटी में 52 देता है, 1252 ईस्वी में। अमीर खुसरो का जन्म 1252 ईस्वी में, ठीक है, 1252 ईस्वी में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के
कासगंज जिले के नजदीक पटियाला या एटा नामक स्थान पर हुआ था। उनका नाम कहाँ हुआ था? एटा नामक स्थान पर। और उन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, एटा। या पटियाला होता तो पटियाला भी आंसर होता, तो आंसर एटा होगा। और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से आता है। कब जन्म हुआ था? तो 1252 ईस्वी में। 52 या 53 जो भी रहे ऑप्शन में, उसके अनुसार आप टिक कर सकते हैं। यदि 52 हो और 53 भी हो तो 52 ही सही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार 52 ही सही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तूतीय हिंद के नाम से प्रसिद्ध थे अमीर खुसरो। उनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा या पटियाला में? पटियाली में, पटियाला नहीं, पटियाली में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1252 या 53 में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? वो कौन सा कवि थे या लेखक थे जो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो कुतुबन, उस्मान, अमीर खुसरो या अमीर हसन? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अमीर खुसरो ने स्वयं को तोता कहा है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा रहा है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है? तो अमीर खुसरो ने किसके विकास में ब्रजभाषा की, अवधी की, खड़ी बोली की या भोजपुरी की? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने भूमिका निभाई है। किसकी? खड़ी बोली के विकास में। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है, खड़ी बोली के विकास में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में कहा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाला कौन है? तो अमीर खुसरो है, शेख निजामुद्दीन औलिया है, और या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन है? तो यहाँ पर आंसर ए और बी दोनों होगा। ए और बी दोनों होगा। 7 सुल्तानों को देखने वाला अमीर खुसरो भी और शेख निजामुद्दीन औलिया भी, ये दोनों थे जो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखे हैं। 7 सुल्तानों का शासनकाल कौन देखे थे? निजामुद्दीन औलिया, नहीं, हाँ, शेख निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, ये दोनों। और अमीर खुसरो थे जो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। यदि हम आपको ये भी गिनवा दें, अमीर खुसरो किसके किसके शासनकाल में थे, तो अमीर खुसरो बलबन के समय में थे, कैकुबाद के समय में थे, स्टार्ट बलबन से हुआ, कैकुबाद के समय में थे, और जलालुद्दीन खिलजी के समय में थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे, मुबारक शाह के समय में थे, गयासुद्दीन तुगलक के समय में थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे। तो अमीर खुसरो और इससे पहले अमीर खुसरो बलबन के पुत्र महमूद की सेवा में भी थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में कहा जा रहा है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बात से संबंधित था? तो और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नवाब आशफौदौला, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद शाह रंगीला या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। गयासुद्दीन बलबन के समय में अमीर खुसरो संबंधित है, दरबार से संबंधित है गयासुद्दीन बलबन के समय से। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश की, मोहम्मद बिन तुगलक के या कुतुबुद्दीन ऐबक के? तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भी रहे थे, लेकिन वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना पदभार संभाला उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सबसे बेहतर ऑप्शन इसमें होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा जा रहा है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 10 की ओर। 10 में कहा जा रहा है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में संबंधित था? किसके शासनकाल से संबंधित था? तो इसका आंसर भी होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित था अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। अमीर खुसरो एक क्या थे? तो अमीर खुसरो एक 4 ऑप्शन है, कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे या तीनों थे?
तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, अमीर खुसरो तीनों थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। खड़ी बोली हिंदी में प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि थे, इतिहासकार थे और संगीत तीनों थे। इस उन्हें इसीलिए तूतीय हिंद के उपनाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 12th की ओर। 12th नंबर प्रश्न में नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। कौन थे हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता या शबद ए हिंदी के जन्मदाता कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी थे, अफीफ ईसामी या अमीर खुसरो? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो है। ठीक है, खड़ी बोली के जनक उनका कहना था, अमीर खुसरो का कहना था कि ना तफजे हिंदी अस्त्र आज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 13th की ओर। 13th में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे माना जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक? तो अभी हमने बताया अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14th की ओर। 14th में कहा गया हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। वो कौन थे जो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान थे? अकबर, तानसेन, अमीर खुसरो या बैरम खान? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ये दोनों को कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अमीर खुसरो स्वयं को मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ, ये कहा करते थे। स्वयं कहा करते थे कि वो मैं तुर्की भी जानता हूँ, भारतीय भी जानता हूँ और हिंदी भी बोलता हूँ। तो अमीर खुसरो का ये कहना था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया कौन फारसी का प्रथम कवि था? अमीर खुसरो था, अमीर हसन था, अबू तालिब कालिम था या फैजी था? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह टू द्वारा लिखा गया था। ये सही है, इब्राहिम नादिल टू द्वारा लिखा गया था। हिंदी देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों के प्रशंसा में जो रचित गीतों का संग्रह है किताब ए नौरस, किताब नौरस कितने लिखा है? इब्राहिम आदिल शाह टू द्वारा लिखा गया था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है भारत में काव्य शैली में से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो ये भी सही है। इस प्रकार कथन ए और कथन दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है तबकात नासरी का लेखक कौन था? तबकात नासरी के लेखक कौन है? शेख जलालुद्दीन, अल बरूनी, मिनहाज सिराज या जियाउद्दीन बर्नी? तो तबकात नासरी के लेखक मिनहाज सिराज है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। मिनहाज सिराज ने तबकात नासरी के लिखा है। इसमें 23 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में 23 अध्याय है और इसकी अंग्रेजी अनुवाद H.G. रावट्टी ने किया है। तबकात नासरी का अंग्रेजी अनुवाद H.G. रावट्टी ने किया है। और यह पुस्तक मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है इस पुस्तक में, तबकात नासरी में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? अरबी का, तुर्की का, फारसी का या उर्दू का? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, फारसी का। फारसी का किया था। किस भाषाओं का? दिल्ली सुल्तानों ने फारसी भाषा का किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा जा रहा है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। ठीक है, तो किसके ग्रंथों में होता था मध्यकालीन संस्कृत में? राजपूतों से संबंधित
जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए, वैदिक कर्मकांड के त्याग को इंगित करने के लिए, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, या संस्कृतेतर छंदों को इंगित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं को आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में कहा जा रहा है, मैचिंग है, जियाउद्दीन बर्नी मैच करना है। तो जियाउद्दीन बर्नी किसके लेखक है? तो जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। तारीख फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है, ठीक है। उसके बाद अगला मैचिंग है हसन निजामी। हसन निजामी किसके लेखक है? तो हसन निजामी है जो ताजुल मासरी के लेखक है हसन निजामी। मिनहाजुल सिराज तबकात नासरी के लेखक है मिनहाजुल सिराज। तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाजुल सिराज। और याहिया बिन अहमद है जो तारीख मुबारक शाही के लेखक है। तो इस प्रकार एक का 4, ए का 4, बी का 3 और सी का 2, डी का 1 कौन सा होगा? एक का 4, एक का 3, सॉरी एक का 3, बी का 4, एक का 3, बी का 4। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों में है, बी और डी में। और फिर सी का 2, सी का 2 किसमें? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 में। ये भी मैचिंग है, इसे भी मैचिंग करना है, तो फिर थोड़ा छोटा कर ले, काहे कि इसमें कुछ जानकारी नहीं रहने पर आप मैच कर सकते हैं। तारीख हिंद, तारीख हिंद के लेखक कौन है? तो तारीख हिंद के लेखक या किताबुल हिंद या कहें या तारीख हिंद कहें, दोनों के लेखक कौन है? एक ही कहने का मतलब अलबरूनी है, ठीक है। तो देख लीजिए, एक का 3 किस में है? तो मात्र एक ही में है। कितना आसान तरीके से निकल गया, एक ही से पकड़ में आ गया। तारीख हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। अब हम लोग मैच कर लेंगे। तारीख दिल्ली के लेखक कौन है? तारीख दिल्ली के लेखक खुसरो है। तारीख दिल्ली के लेखक है खुसरो, ठीक है। रेहला, रेहला इब्न बतूता ने लिखा है, ठीक है। रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता। और तबकात नासरी के लेखक है मिनहाजुल सिराज। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कह फिर से मैचिंग है। 22 में फिर से मैचिंग है, तो फिर से हम लोग छोटा करके देखेंगे, छोटा करके देख लेते हैं। तो हकाई ए हिंदी के लेखक कौन है? तो हकाई ए हिंदी के लेखक कौन है? तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी है, जो ऑप्शन नंबर सी 3 हो गया इसका, क्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ए का 3, ए का 3 2 में है, 2 में है ए का 3 और बी का 1 है, इसका मतलब बी का 1 हो गया। ताजिबुल अखलाक, 2 तो मिल गया। अब दोनों में एक चीज है, अब हमको चेंज करना है कि कुंजुल तिजार, कुंजुल तिजार के लेखक कौन है? कुंजुल तिजार कृति है जो किसने लिखा है? तो बैलक अल कवायकी ने, बैलक अल कवायकी ने लिखा है कुंजुल तिजार। और बाकी एक बचा जो जवामिया हिकायत के लेखक कौन है? सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? कौन सा जो है हिंदी और मुस्लिम दोनों का गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण है? बीना, ढोलक, सारंगी, सितार। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, सितार। ऑप्शन नंबर डी सही है, सितार को माना जाता है। भारतीय संगीत में मुस्लिम समाज को संगीत में गहरी रुचि के लिए दोनों को मिक्स करके अमीर खुसरो ने बनाया था। तो वो सितार है जो दोनों का श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। 4 में कहा जा रहा है, संगीत यंत्र तबला, संगीत यंत्र तबला। तो तबला के का प्रचलन किया था, किसने किया था तबला का प्रचलन? तो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तबला का प्रचलन किसने? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन किया था। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो।
क्या अबुल हसन यामुनीद्दीन खुसरो अमीर खुसरो का पूरा नाम है। और इन्होंने तबला तथा सितार का प्रचलन किया था 13वीं शताब्दी ईस्वी में। 13वीं शताब्दी में तबला और सितार का जनक कौन है, तो अमीर खुसरो है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि वो राणा कुंभा थे। राणा कुंभा था जो साहित्य एवं कला का भी पोषक थे, साथ में साथ संगीत का भी ज्ञाता थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, राणा कुंभा थे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में कहा जा रहा है, 26 में है पंडित भाव भट्ट संगीत राज एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ किसने लिखा है। और सुमेलित कौन सा सुमेलित है सो पूछा जा रहा है। पंडित भाव भट्ट संगीत राज गलत है। उस्ताद चांद खां राग चंद्रिका ये भी गलत है। और पुंडरिक बिट्ठुल रागमाला ये सही है। पुंडरिक बिट्ठुल जो है कौन से ग्रंथ लिखे हैं, रागमाला नामक ग्रंथ लिखे हैं पुंडरिक बिट्ठुल ने। कुंभा राग कलपटू ये भी गलत है। तो ये पुंडरिक बिट्ठुल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की है। किसने, पुंडरिक बिट्ठुल ने की है। और संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने किया है। संगीत राज का रचना किसने किया है, राणा कुंभा ने। ये राणा कुंभा की कृति है, राणा कुंभा। राणा कुंभा की कृति क्या है, तो संगीत राज राणा कुंभा ने लिखा है। वहीं राग चंद्रिका के रचयिता काशीनाथ शास्त्री हैं। राग चंद्रिका के रचयिता कौन है, काशीनाथ शास्त्री। काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी पूरा नाम उनका है। राग चंद्रिका के रचनाकार काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी। और राग कल्पद्रु की रचना कृष्णानंद व्यास ने किया था। राग कल्पद्रु की रचना, तो फिर से देख लें संगीत राज की रचना किसने किया है, तो राणा कुंभा ने। राग चंद्रिका के लेखक कौन है, तो राग चंद्रिका के लेखक काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी है। और राग माला के लेखक तो पुंडरिक विट्ठल हैं। राग बिल्पद्रुम के लेखक कौन है, तो वो राग बिल्पद्रुम के लेखक कृष्णानंद व्यास हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, भारत के सल्तनत काल के साहित्य का अंतिम प्रश्न ये होगा। और यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अंतिम प्रश्न को पढ़ते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, अपना संस्मरण खुद लिखे हैं, वो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए बलबन क्या था ना, कि अपना मकबरा खुद बनवाया था। बलबन अपना मकबरा खुद बनवाया था, मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवा लिया था। और फिरोज शाह तुगलक थे जो अपना इतिहास खुद ही लिखे थे। अपना संस्मरण खुद लिखने वाले कौन थे, तो फिरोज शाह तुगलक वो शासक थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करता हूं। तब तक की पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।